जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 10 का बायोलॉजी का आनुवंशिकता तथा जैव विकास, ये चैप्टर 7 है और वीडियो का पार्ट 1 है। जैसे कि यह वीडियो पार्ट 3 या पार्ट 4 मतलब 3 या 4 पार्ट में समाप्त होगा। तो पढ़ेंगे आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आनुवंशिकता तथा जैव विकास में जो टॉपिक्स उठता है वो होता है विभिन्नता, या फिर विभिन्नता क्या होता है, विभिन्नता के बारे में टॉपिक्स पहला उठता है। उसके बाद आनुवंशिकता, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्नता जो होता है, देखिए, एक ही प्रकार के जो जनक होते हैं उनसे जो संतान उत्पन्न होता है उसमें क्या विभिन्नता होती है देखने को मिलती है। उनको कुछ अवलोकन करेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर दिखाई हम लोगों को देता है। उनके रंग रूप, शरीर के गठन, आवाज, ये सब में कुछ विभिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं उसके बाद या वातावरण दशाओं के अंतर, वातावरण के दशाओं के कारण भी अंतर हो सकता है। अब क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखे हैं, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप को दर्शाते हैं, ठीक है ना, दर्शाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, विभिन्नता बोलते हैं। मतलब उसी विभिन्नता जो होते हैं, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण होते हैं जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता। अब विभिन्नता का बात की जाए तो विभिन्नता जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, अगर बात की जाए तो विभिन्नता जो होती है ये 2 प्रकार की विभिन्नता जो होती है। विभिन्नता अगर मान लिया जाए विभिन्नता तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है जन्निक विभिन्नता, ठीक है, और एक होता है कायिक विभिन्नता, ठीक है ना। तो विभिन्नता जो होती है 2 प्रकार के, एक जन्निक होता है और एक क्या होता है, कायिक। तो जन्निक जो होता है इसको बोल सकते हैं आनुवांशिक रूप से जो आता है, आनुवांशिक रूप से, ठीक है ना, जन्म से बोल सकते हैं आनुवांशिक रूप से, उसको क्या बोलते हैं, जन्निक विभिन्नता। जैसे में अगर बात की जाए, जैसे शरीर गठन, शरीर की लंबाई इत्यादि जो होता है ये सब जन्निक विभिन्नता होता है। लेकिन कायिक की बात की जाए तो कई कारणों से कायिक विभिन्नता हो सकती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, भोजन के प्रकार तथा अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि के साथ आपको क्या हो सकता है, कायिक विभिन्नता हो सकती है। तो जन्निक विभिन्नता 2 प्रकार की, एक होता है जन्निक और एक होता है, सॉरी, विभिन्नता 2 प्रकार की, एक जन्निक और एक क्या होता है, कायिक। तो जन्निक बता दिए हैं कि आनुवांशिक रूप से आ सकता है, लेकिन कायिक जो होता है वातावरण के अनुसार। जैसे मानते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, इसको मिटाते हैं। जैसे एक पिता की, मतलब एक मानते हैं पिता है, उसके 2 बेटा है, ठीक है, 2 बेटा है, ये पिता है, इसका 2 बेटा है, ठीक है। एक जो है इसका नाम रख लेंगे, कुछ भी नाम रख लिए, सुरेश नरेश, ठीक है ना, सुरेश नरेश मानते हैं। ये जो है ये मोटा है, ये क्या है, पतला है, ये गोरा है, ये क्या है, सांवला है, क्या है, सांवला है। ये गोरा, ये क्या है, सांवला है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग का तेज है, थोड़ा कमजोर, ऐसा बोल सकते हैं। तो बात की जाए तो जन्निक विभिन्नता जो वातावरण के दशा के, जैसे अब बताइए, अब इसका मानते हैं इसका जो है, इस गोरा था लेकिन इसका नौकरी, अगर इसके बाद की जाए नौकरी लगा तो एसी वाला रूम में रहने लगा, एसी उसी वाला रूम बोल सकते हैं, या कोई ठंडा इलाका, ये सब चीज़ बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गोरा था और गोरा हो जाएगा। लेकिन इसका मान लेते हैं इसको काम करना पड़ गया धूप वाला जगह में, धूप ऐसे मान लेते हैं, धूप वाला जगह में इसको काम करना पड़ गया, एसी वाला, मतलब नौकरी खूब पढ़ लिया, नौकरी कर लिया, कोई अच्छा सा जगह पे काम कर रहा है, मतलब कि बोल सकते हैं वहाँ पे ठंडा इलाका है, चाहे एसी से चीज़ का रूम है। तो ये क्या हो जाएगा कि वातावरण के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उजला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा काला हो सकता है। तो इसको बोल सकते हैं कौन विभिन्नता, कौन, कायिक विभिन्नता बोल सकते हैं। जन्निक तो अनुवांशिक रूप से था, इसको क्या बोल सकते हैं, कायिक विभिन्नता। तो समझ गए, ये कायिक विभिन्नता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन उठता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होता है, सबसे मेन क्वेश्चन अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में तो चैप्टर ही है, अनुवांशिकता। तो देखिए इसका आंसर है, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है ना। तो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के पैतृक जो गुण होता है उनका जो संचरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो ये अनुवांशिकता होता है।
अनुवांशिकता, इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। उसके बाद एक आता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या है। तो किसी जीव की जीनी संरचना, जीन प्रारूप, तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, किसी जीव की जो जीनी संरचना होता है, जीन की जो बनावट होती है, संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, या इसी का नाम है जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जैसे शारीरिक लंबाई हो गया, शारीरिक गठन की लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग जो होता है, ये जीन प्रारूप के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग देखें। और इसके बाद आता है सबसे मेन मेंडल की अनुवांशिकता के नियम। मेंडल की अनुवांशिकता के नियम, मेंडल ने क्या अनुवांशिकता के नियम बताए थे। मेंडल की अनुवांशिकता का नियम, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा। अनुवांशिकता का नियम देखिए, अनुवांशिकता का अगर पिता कहा जाए, अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का पिता, तो वो जो है अनुवांशिकता का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये इसको कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता। ये मटर के पौधे को प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे। ठीक है ना, इनका अगर बात की जाए जन्म, तो जन्म जो हुआ था 1822 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में। जन्म कब हुआ था, 1822 में। ऑस्ट्रिया की एक ब्रून नामक जगह है, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक जगह पे जन्म हुआ था। और ये ईसाइयों के मठ में जो थे, ईसाइयों के मठ में पादरी थे। जिस तरह मंदिर में पंडित होते हैं पूजा पाठ करने, उस तरह ईसाइयों के मठ में क्या होते हैं, पादरी होते हैं जो भी काम करते थे। ठीक है ना, इनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। 1866 में मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्षण को उन्होंने 1866 में प्रकाशित किया था। 1866 में मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उसको प्रकाशित किया था 1866 में। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 1884 में उनका क्या हुआ, निधन हुआ। लेकिन इनके बातों को कोई नहीं माना। 1866 में ही बता दिए थे मटर के पौधे पर प्रयोग करके कि कैसे, अगर अब क्या प्रयोग किए थे इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी कि प्रयोग क्या किए थे आखिर। तो ये बताए थे मटर के पौधे पर प्रयोग करके, लेकिन ये 1884 में निधन हो गया। 1900 में जब 1900 ईस्वी में जब वैज्ञानिक कुछ खोज किए, तो उसके बाद 1900 में इनके बातों को मान्यता मिला। कब, 1900 मतलब कि 34 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद, 34 वर्षों के बाद इनके बातों को क्या मिला, मान्यता मिला। ठीक है ना, कितना वर्ष बाद, 34 वर्षों के बाद। ठीक है, अब क्या किए थे, जैसे प्रयोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाते हैं, यहाँ पे दो कैपिटल टी, जीन होता है बोल सकते हैं, जोड़ा में बोल सकते हैं, और दो स्मॉल टी। इसको दोनों कैपिटल है तो इसको लंबा, और इसको क्या माना, बौना। ठीक है ना, दोनों कैपिटल है तो इसको लंबा, और दोनों स्मॉल है तो क्या माना, इसको बौना माना। ठीक है ना, अब क्या हुआ है, यहाँ देखिए, सबसे पहले समझिएगा, दोनों लंबा, टी कैपिटल है तो इसको लंबा मानेंगे। ठीक है, दोनों छोटा रहे तो इसको बौना मानेंगे, एक बड़ा और एक छोटा रहे तो इसको क्या मानेंगे, लंबा मानेंगे। इतना समझ गए आप। अब देखिए, अब इसको जब तोड़ेंगे तो दो टी में बच गया, इसको तोड़ेंगे तो टी और एक टी। अब क्या हुआ, इसका संकरण कराया गया, तो ई वाला टी इसके साथ मिला तो बड़ा टी छोटा टी, ई इसके साथ मिला तो बड़ा टी छोटा टी, ई इसके साथ मिला तो बड़ा टी छोटा टी, ई इसके साथ मिला तो बड़ा टी छोटा टी। मतलब कि ये टी टी ऐसे आ रहा है। तो एक मानते एक लंबा पुरुष है, बौना महिला है। इसका जब शादी हुआ तो जो संतान उत्पन्न हो रहा है, जो संतान, जो चारों बेटा उत्पन्न हो रहा है, चाहे चारों बेटी जो भी उत्पन्न हो रहा है, ये कैसा है, यहाँ पर देखिए, ये बड़ा टी छोटा टी आएगा तो समझेंगे क्या हो जाएगा, लंबा। तो चारों कैसे उत्पन्न हो जाएगा, लंबा लंबा लंबा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि उसका बाप भी लंबा, उसकी बोल सकते हैं कि मम्मी भी लंबी, लेकिन कभी कभी संतान जो होता है बौना हमने को देखने को मिल जाता है। बौना मतलब फिर बौना कैसे हो गया, तो ये जो होता है एक पीढ़ी बाद में मिल सकता है। तो एक पीढ़ी कैसे बाद मिलेगा, जब इसका फिर से शादी होगा। इसका तो हुआ तो ये लंबा होगा, लेकिन फिर इसका भी तो होगा। तो यहाँ पर एक लेते हैं, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब इसका संकलन कराते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो टी छोटा टी, इसका टी छोटा टी। अब देखिए, टी टी के साथ मिला टी टी, ई टी इसके साथ मिला बड़ा छोटा टी, इसके साथ मिला तो छोटा टी बड़ा टी, इसके साथ मिला तो दोनों छोटा टी। तो यहाँ पर देखिए कैसा उत्पन्न हो गया, बौना। दोनों छोटा टी किसको दर्शा रहा है, बौना को। तो मतलब कि एक पीढ़ी बाद भी इसका गुण देखिए दादी के साथ मिल रहा है, एक पीढ़ी बाद भी अपने गुण को दिखा सकता है। तो कोई बौना अगर हो जाएगा तो ऐसा चीज़ नहीं है कि माता पिता
लंबा, तो फिर बोना कैसे? तो इसका मतलब है कि एक पीढ़ी बाद भी गुण मिल सकता है अनुवांशिकता में। ठीक है ना, आप इसको समझ गए। ये मेंडल का प्रथम नियम था, पृथक्करण का नियम इसको बोलते हैं, प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, ये मेंडल साहब बताया था 1822 में जन्म, 1884 में निधन, 1866 में मटर के पौधे प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले थे, लेकिन इनके बातों को कोई नहीं माना क्योंकि ये तो पादरी थे। तो उसके मतलब कि सैकड़ों मठ में पादरी थे, पूजा पाठ कराने वाले। लेकिन 1900 ईस्वी में इनको बातों को मिला, अरे ये तो पहले ये बता दिए थे, कौन? मेंडल साहब। समझ गए? तो ये मेंडल का आनुवंशिकता का नियम था। ठीक है ना, एक होता है एक लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लास्ट क्वेश्चन है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में, किसमें? मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, मानव में जो होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है एक समान होता है, समान होता है, जिसको ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम। और एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा वो असमान होता है, अलग रहता है, जिसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम। ठीक है ना, मतलब 23 जोड़ा मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ा समान होता है, इसको ऑटोसोम बोलते हैं, और एक अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं, अब एक क्या अलग अलग होता है, यहाँ देखिए, एक महिला है और एक क्या है, पुरुष है। एक इसमें जो होता है महिला में, इसमें जो होता है एक्स, इसमें क्या होता है XY। ठीक है, वाई किस में है? पुरुष में है। यहाँ पे समझिएगा कि अगर एक्स रहेगा तो वहाँ पे जो जन्म लेगी वो लड़की जन्म लेगी, और जहाँ पे XY रहेगा वहाँ पे जो जन्म लेगा वो कैसे उत्पन्न होगा? लड़का। तो देखिए, अब दोनों को तोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स, इसको तोड़ेंगे तो XY। अब इसके साथ किया तो XX, इसके साथ किया तो XY, इसके साथ किया तो XX, इसके साथ किया तो XY। यहाँ पर देखिए, लड़की लड़का, लड़की लड़का। लेकिन वाई जो बोल सकते हैं क्रोमोसोम अगर मिल रहा है तभी लड़का उत्पन्न हो रहा है। तो वाई किस में है? पुरुष में है। तो लड़का होना ये किस पे निर्भर करता है? ये पुरुष पे करता है। लेकिन दोष किसको दिया जाता है? महिला को, क्योंकि महिला में तो ठीक है एक सेक्स तो पाया जाता है आप दोनों, लेकिन पुरुष में नहीं वाई पाया जाता है। तो वाई इसके साथ मिलेगा तब ना लड़का होगा। तो ये दोष किसको दिया जाता है? महिला को, लेकिन असली दोषी कौन है? तो पुरुष है। ऐसे मानव में लिंग निर्धारण होता है, एक सेक्स मिलेगा तो लड़की उत्पन्न होगी, और एक में मिलेगा तो कौन उत्पन्न होगा? लड़का। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं बना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।